नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काफ़ी देर से रसोई घर के दरवाजे से मैं मिसेज राघव को रोटी बनाते हुए देख रही थी। वे बार बार रोटी बेलकर पतली रोटी बेलने की कोशिश में रोटी बेलती और फिर बिगाड़ देती। हर बार आटा बेलन पर चिपक जाता था। झुलाकर उन्होंने मोटी सी रोटी तवे पर सेकने के लिए डाल दी तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। क्यों भाभी जी, रोटी बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। हंसकर मैंने कहा, अयो आप इधर कब से खड़ी हैं, आइए बैठिए। देखिए ना, इतनी देर से रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हर बार भारत का नक्शा बन जाता है। वह खिलखिला के हंस पड़ी। उनके हाथ से बेलन लेकर मैंने कहा, लाइए मैं रोटी बना देती हूँ। मेरी रोटी फूलते देखकर वह खुश हो गई थी। क्या करे, हमसे तो रोटी नहीं फूलता। डॉक्टर ने डोसा, पराठा, उत्तपम सब खाने से मना किया है। नर्सिंग होम में तो रोटी मिलती थी खाने में। घर में आकर हमको रोटी बनाना सबसे कठिन काम लगता है। आप फिक्र मत करिए, भाई साहब के लिए रोज गरम गरम रोटियां मैं बना दिया करूंगी। और फिर काफी दिनों तक मैंने गरम रोटियां राघव साहब के घर पहुंचाई। राघवन साहब का घर पास ही था, इसलिए मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी। क्या रोटियां बनाती हैं आप? समय की पाबंदी से घड़ी 12:30 बजना चाहे भूल जाए, लेकिन आपका रोटी पहुंचाने का समय कभी भी नहीं बदलता। राघवन भाई साहब के चेहरे पर संतुष्टि देखकर मुझे खुशी की अनुभूति होती। जिस दिन सुशांत ने राघवन साहब के दिल का दौरा पड़ने की खबर घर आकर सुनाई थी, मुझे अपने पिताजी की याद आ गई थी। वह भी तड़पे होंगे मेरे लिए ऐसे ही, और मैं ही नहीं पहुंच सकी थी। उन दिनों पटना में बाढ़ आई हुई थी। हम लोग पूरी तरह सुरक्षित थे, फिर भी घर की कोई खबर हमें नहीं मिल पाई थी। उन्हीं दिनों पिताजी चल बसे थे। ठीक यही हाल आजकल दिल्ली में है। इतनी हिंसा भड़की है कि कहीं से कोई खबर मिलना मुश्किल है। राघवन साहब के बड़े बच्चे दिल्ली में हॉस्टल में रहते हैं। बूढ़ी माँ मोतियाबिंद की वजह से देख नहीं पाती, इसलिए उन्हें मद्रास में खबर नहीं दी है। बेकार में परेशान होगी। राघवन साहब हमारे पड़ोसी हैं। रिटायर होने में कुछ महीने ही बाकी हैं, इसलिए ज़्यादातर छुट्टी लेकर ताश पार्टियों में समय व्यतीत करते हैं। हर वक्त उनके यहाँ जमघट लगा रहता है, लेकिन जब से उन्हें दिल का दौरा पड़ा है तब से लोगों का आना जाना कम होने लगा है। हाँ, पड़ोसी होने के नाते हम लोगों ने राघवन साहब की दवा, फल नर्सिंग होम लाने पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। कई कई बार सुशांत नर्सिंग होम का चक्कर लगाते मिसेज राघवन को मैं हिम्मत बांधती कि हम लोगों के रहते हुए बिल्कुल फिक्र न करे। मिसेज राघवन का मेरे व्यवहार पर आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि हम लोगों का उनके घर कभी ताश या किसी पार्टी में आना जाना था ही नहीं। हमारा मिलना जुलना होली दिवाली तक ही सीमित था। राघवन साहब की तबीयत पहले से काफी सुधर गई तो लोगों ने फिर उनके घर मजमा लगाना शुरू कर दिया था। रात के 12 बजे तक ताश की मंडली जमने लगी थी। चाय कॉफी का दौर फिर पहले की तरह शुरू हो गया था, तो हम लोगों का आना जाना कम हो गया। उस दिन मेरी गैस खत्म हो गई थी। सोचा कि मिसेज राघवन के पास तो 2-3 सिलेंडर अलग से रखे रहते हैं, और 2 दिन पहले ही उनकी नई गैस भी आई थी। उनसे सिलेंडर मांग लूं, 1-2 दिन में मेरी आ जाएगी तो मैं वापस कर दूंगी। हालांकि कुछ भी न मांगने का मेरा उसूल मेरे पैर आगे नहीं बढ़ने पा रहा था, फिर भी हिम्मत कर ली मैंने। मिसेज राघवन के ड्राइंग रूम के बाहर मेरे पैर ठिठक गए थे। अरे वो रोटियां तो मैं कुत्ते को फेंक दिया करती थी और बदले में इडली और सांभर खूब भेजा करती थी। मिसेज राघवन की आवाज ने मेरे कदम स्थिर कर दिए थे। अंदर से आती आवाजें मेरे कानों में गर्म शीशा उड़ेल रही थी। कॉल बेल पर हाथ रखते ही अपना नाम सुना तो हाथ वहीं रुक गए। मिसेज चंद्रा को तो लेखिका बनने का भूत सवार है। ठीक कहती हो तुम, वह खुद को न जाने क्या समझती है। पूरा जाड़ा बीत गया। हम सब महिलाएं मिलकर धूप में बैठती हैं, पर उन्हें गपशप करने की फुर्सत ही नहीं है। सुनंदा का स्वर था, क्या मिसेज चंद्रा की कोई कहानी छपी है कहीं? मिसेज नायडू मुंह में पान रखती हुई बोली, हाँ सुना तो है, स्थानीय पत्रिका में छपी है कोई कविता, लेकिन कौन पढ़े। मैंने एक दिन मिसेज चंद्रा से कहा था कि हमारे लेडीज क्लब की मेंबर बन जाइए, तो पूछने लगी क्या होता है क्लब में। मैंने बताया 200 रुपये महीने सब सदस्यों से लेकर जमा करते हैं, और जिसके घर में महीने में एक बार ताश पार्टी होती है वही रुपए खर्च हो जाते हैं चाय नाश्ते में।
तो मिसेस चंद्रा ने माफ़ी मांग ली थी, यह कहकर कि ताश तो मैं कभी खेलती नहीं, कुछ आता हो तब तो क्लब की सदस्य भी बने। हा हा हा, जोरदार ठहाके गूंज गए। हमारे पति तो सब पोथी पत्र आग में झोंक दे, और नहीं तो क्या। एक एक आवाज़ जानी पहचानी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख मिसेस राघवन की बातों से हुआ और कुछ सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। खैर, कुछ भी कहिए, आखिर उन्होंने भाई साहब के लिए बहुत दिन तक गरम गरम रोटियां भेजी तो वरना वह तो किसी के घर बहुत ज़्यादा आती जाती तक नहीं। नीरा की बातों ने मेरे कदमों की चाल बढ़ा दी और मैं उल्टे पैरों वापस आ गई। घर में आते समय पोस्टमैन को देखा, शायद मेरी कोई रचना या कविता वापस आई है, क्योंकि लिफाफा वही है जो मैंने टिकट लगाकर अपना पता लिखकर रचना के साथ भेजा था, ताकि स्वीकृत होने पर रचना वापस की जा सके। मम्मी, आपकी रचनाएं संपादक के खेत सहित। सुमित हंसी। फिर से कोई कविता या कहानी वापस आई है क्या? सुशांत ने पूछा। मेरी चुभन बढ़ गई, सोचने लगी सब मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मेरी कोई कविता, लेख, कहानी किसी पत्रिका में नहीं प्रकाशित हुई है। यहाँ तक कि जब पोस्टमैन जोर से लिफाफा ग्रिल के अंदर फेंकता है तो वह मेरे दिल पर चोट करता है। मैं क्या करूं? एक दिन सब कहानी कविताओं में आग लगा दूं तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी स्थानीय पत्रिका में एक बार मेरी कविता छपने की सूचना मुझे मिली थी। उसी दिन से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। लाओ सुमित, देखो तो क्या है। सुशांत ने हाथ बढ़ाया। मेरे तन बदन में आग सी लग गई। सुमी के हाथ से लिफाफा छीनकर मैं अंदर आ गई। सफेद रंग का मेरे हाथ का लिखा पता, लंबा लिफाफा। मैं समझ गई कोई कविता वापस आई है। सुमी की आवाजें मेरे कानों में सुइयां चुभो रही थी। हमें खेद है, हम आपकी रचना का उपयोग अपनी पत्रिका में नहीं कर पा रहे हैं। अनियंत्र उपयोग के लिए रचना वापस की जा रही है। वही रटे रटाए से कुछ वाक्य जो कहानी कविता की वापसी की अवस्था के बाद सुनने या पढ़ने को मिलते थे। तकिए के नीचे लिफाफा रखकर आंख बंद कर मैं लेट गई। बुझे मन से लिफाफा खोलकर देखने की इच्छा नहीं हुई। नहीं, अब और हंसी नहीं उड़वाऊंगी अपनी। आज की सारी कहानियां कविताओं को आग लगाकर खत्म कर डालूंगी। न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नाराज हो गई क्या मैडम? एक कप चाय नहीं पिलाओगी? सुशांत ने पलंग पर लेटते ही चिकोटी काट ली। मैं चुपचाप उठी और किचन में चाय का पानी गैस पर चढ़ाकर विचार मगन हो गई। आज के बाद सब खत्म कर दूंगी। कभी कागज पेन को कोई रचना लिखने के लिए हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अरे भाई, कहाँ हो बेगम? यह देखो, तुम्हारी कहानी का 800 रुपये का चेक आया है। सुशांत ने पलंग पर उछलते हुए कहा तो जल्दी से आकर मैंने झपट कर लिफाफा छीन लिया। बेकार में मुझे चिढ़ा रहे हैं यह सोचकर, लेकिन यह क्या, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। संपादक के अभिवादन सहित पर मेरी निगाहें स्थिर हो गई। क्या यह सच है? इतनी बार निगाहों ने संपादक के खेत सहित पड़ा है। अनगिनत रचनाएं वापस आ जाती हैं, इसी डर से आज मैं लिफाफा खोलकर नहीं देख रही थी। जंगल की आग की तरह यह खबर कॉलोनी में फैल गई। अगले दिन सब पड़ोसी ने मिठाई खाने और मुबारकबाद देने आई। सबकी जुबान पर प्रशंसा थी। सब मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। अब तो हम शान से कहेंगे कि लेखिका हीरा चंद्रा को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ जानते ही नहीं, हम कहेंगे कि मिसेस चंद्रा हमारी खास मित्रों में से एक है। मन ही मन मुस्कुराती हुई मैं मुखौटों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। बताइए कैसी लगी। धन्यवाद।